नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है जीपीपी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 312, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे ट्रेडमार्क के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ट्रेड मार्क के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ट्रेडमार्क, और इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? ट्रेड का अर्थ क्या होता है? व्यापार। ट्रेड का अर्थ क्या होता है? व्यापार। और मार्क का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, व्यापार के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह को हम क्या कहते हैं? व्यापार चिन्ह के नाम से हम जानते हैं। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ट्रेडमार्क का अर्थ क्या होता है। तो जनरली ट्रेडमार्क का अर्थ होता है साथियों कि एक ऐसा संकेत चिन्ह है जो एक समान प्रकार के उत्पाद में भिन्नता को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो एक ऐसा संकेत चिन्ह है जो समान प्रकार के उत्पाद में भिन्नता को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। कैसे? तो वो हम अभी थोड़ी देर बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम तथ्यात्मक जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? तो एक ऐसा संकेत चिन्ह, एक ऐसा संकेत चिन्ह जो समान प्रकार के उत्पाद में भिन्नता को दर्शाता है। एक ऐसा संकेत चिन्ह जो समान प्रकार के उत्पाद में विभिन्नता को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड चिन्ह है, या ट्रेड व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। अब इसमें डेफिनेशन में क्या बताएगा? एक ऐसा संकेत चिन्ह जो क्या बताता है? समान प्रकार के उत्पाद में क्या दर्शाता है? विभिन्नता को दर्शाता है। सभी इधर ध्यान देना, सभी ध्यान से समझते हुए चलना। इसमें क्या आ रहा है? विभिन्नता को दर्शाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, हम इसमें बात करते हैं, जैसे गाड़ी की बात करते हैं, कोई भी हम 4 व्हीलर गाड़ी की बात करें, जैसे हम बात करते हैं हम महिंद्रा कंपनी की जो गाड़ी आती है, कोई सी भी गाड़ी हो जाएगी महिंद्रा ग्रुप की, और एक बात करते हैं हम टाटा ग्रुप की जो गाड़ी आती है उसकी बात करें, ठीक है ना। महिंद्रा ग्रुप भी क्या बनाता है? 4 व्हीलर बनाता है, और टाटा ग्रुप भी अपनी 4 व्हीलर बनाता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, ये दोनों किस प्रकार के? सेम प्रोडक्ट है। ये भी 7 सीटर गाड़ी बनाता है, तो ये भी 7 सीटर गाड़ी बनाता है, लेकिन इनका जो व्यापार करने का जो चिन्ह होगा वो अलग अलग होता है। महिंद्रा की जो गाड़ी होता है उसके ऊपर M लिखा होता है, और जो टाटा की जो गाड़ी होती है उसके ऊपर T है, इस प्रकार का चिन्ह या इस प्रकार का लोगो लगा हुआ आता है। तो समान प्रकार का ये प्रोडक्ट है, यानी कि महिंद्रा भी जो गाड़ी बना रही है वो हो सकता है स्कॉर्पियो हो सकती है, लेकिन हो सकता है वो हमारे बोलेरो हो सकती है, थार हो सकती है। टाटा भी अपनी एक गाड़ी बना रही है, तो इन दोनों में जो गाड़ियां हैं वो दोनों एक जैसा काम करेगी। दोनों के जो भी मटेरियल लगेगा वो हो सकता है एक तरह का लगेगा, लेकिन उनमें विभिन्नता को दर्शाता है वो कौन दर्शाता है? ट्रेडमार्क बताता है। और महिंद्रा कंपनी की जो गाड़ी होगी उसका जो व्यापार होगा वो किस चिन्ह के नाम से होगा? तो M नाम से होगा। और टाटा ग्रुप के जो भी व्यापार होगा वो किस नाम से होगा? टाटा का जो लोगो होगा उसके नाम पर उसका व्यापार चिन्ह होगा। और लोग इसी के आधार पर इन दोनों को पसंद करते हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि व्यापार चिन्ह क्या होता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया, और जो ये व्यापार चिन्ह होता है ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम करता है। जैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कई सारी ऐसी फर्टिलाइजर कंपनियां होती है, इंसेक्टिसाइड कंपनियां होती हैं जो जो प्रोडक्ट बनाती है वो तो एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है, और उनका जो फंक्शन होता है वो भी एक समान फंक्शन होता है, लेकिन उनका जो पहचानने का जो तरीका होता है वो लोगों में जो पब्लिसिटी होती है वो उनके लोगों के द्वारा ही, जो उसका कंपनी का जो लोगो होता है उसी के माध्यम से वो आम जन तक पहुँचता है, और उसी के आधार पर लोग उसे पसंद करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रेडमार्क होता है उसका अर्थ क्या होता है और यह किस प्रकार से विभिन्नता को दर्शाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़े। जो ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क वर्तमान में जो चल रहा है वो इससे भी कई सदियों पुराना है, यानी कि हम कह सकते हैं प्राचीन समय के अंदर भी ट्रेडमार्क लोगों के द्वारा दिए जाते थे, ठीक है ना। तो एक चीज़ इसमें यह भी याद रखना है कि हमें प्राचीन समय में भी क्या मिलते थे? हमें प्राचीन समय में भी ट्रेडमार्क दिए जाते थे। प्राचीन समय में भी ट्रेडमार्क दिए जाते थे। प्राचीन समय में भी ट्रेडमार्क दिए जाते थे। अब ये किनके द्वारा दिए जाते थे प्राचीन समय में? तो जनरली हम प्राचीन समय में प्राचीन समय के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा विकसित तो नहीं थे, लेकिन उनके समय में भी कुछ एग्रीकल्चर का फंक्शन होता था, कुछ मकान का इनका बिल्डिंग बनाने का कार्य होता था। तो उनके द्वारा जो भी साधन यूज़ किए जाते थे, संसाधन उनके द्वारा जो प्रयोग किए जाते थे, उनका एक विशेष चिन्ह के रूप से दर्शाते थे। जैसे हम बात करें कारीगर होते थे, उस समय के जो कारीगर होते थे वो क्या करते थे? जो भी अपने
अस्त्र, उनके जो उस समय के जो भी कारीगर के जो भी साधन थे या औजार थे, उनके ऊपर वो विशेष प्रकार का एक संकेत चिन्ह का यूज करते थे और उनसे पहचाना जाता था कि ये जो संकेत चिन्ह है उस कारीगर के द्वारा बनाया गया है और ये उत्पाद है वो उसका उत्पाद होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार कारीगरों में विभेद करने के लिए भी इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। तो कारीगर हो गए, प्राचीन समय में कारीगर इनका प्रयोग करते थे, वर्तमान में भी कर रहे हैं। और इसी के साथ और हो सकते हैं युद्ध के, प्राचीन समय में जो युद्ध होते थे, युद्ध के या हम कह सकते हैं युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र, युद्ध में प्रयोग होने वाले अस्त्र शस्त्र, ठीक है ना, उनमें भी विभेद करने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। और आप भी जब भी इन युद्धों के हमें जब चिन्ह मिलते हैं तो उनके ऊपर अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग ट्रेडमार्क या हम कह सकते हैं चिन्ह होते हैं जो उस समय के लोगों के द्वारा बनाए गए थे, तो उनमें पहचानने में आसानी रहती है। और साथ ही साथ में एक फ़ायदा ये रहता है कि लोगों के बीच में उसकी पब्लिसिटी भी ज़्यादा होती है और लोग उसे अच्छे से अच्छा उस प्रोडक्ट को मानकर खरीदने के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ट्रेडमार्क। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो ट्रेडमार्क है ये भारत के अंदर किस एक्ट के तहत काम करता है। ट्रेडमार्क एक्ट किस एक्ट के तहत काम करता है, तो ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ये काम करता है। और ट्रेडमार्क एक्ट ये भारत के अंदर कब आया था, तो ये आया था 1999। कब आया था, 1999 में ये एक्ट आया था। कब आया था, 1999 में आया था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ये किस मंत्रालय का अधीन काम करता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है ये, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। जो ट्रेडमार्क जो होता है ये किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, तो ये करता है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन रहकर ये कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन रहकर ये कार्य करता है, तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन रहकर ये कार्य करता है। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जो पेटेंट होता है वो भी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। और एक हमने देखा था इसके बारे में, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक के बारे में देखा था, तो वो भी किसके अंदर कार्य करता है, तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके अंदर एक संस्था है जिसका नाम है DIPP। क्या नाम है, DIPP। उसके अंदर ये सभी काम करते हैं। और 1999 का जो एक्ट है, ये 1999 का एक्ट हमने जब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर पढ़ा था तब भी हमने देखा था, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर फॉर गुड्स एंड सर्विस के लिए भी यही एक्ट काम करता है। और इसमें संशोधन किया गया था 15 सितंबर 2003 के अंदर। और वो संशोधन था वो किसके लिए था, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के लिए वो संशोधित एक्ट था, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी हमें पता होना चाहिए। तो इसका अगर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो ट्रेडमार्क होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। ये आप डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए जनरली यूज़ किया जाता है, तो समान प्रकार के उत्पाद में विभिन्नता को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इसके हम प्रकार की बात करें, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइप बताए गए हैं, लेकिन उसमें से हमें 5 से 6 जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, तो उनके सबसे पहले हमें नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में हम उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ट्रेडमार्क के हम क्या देख रहे हैं, हम प्रकार क्या देख रहे हैं, प्रकार। और ये कितने प्रकार देखेंगे, हम कितने प्रकार देखेंगे, 7 प्रकार देखेंगे। सबसे पहले इन 7 जो प्रकार हैं इनके हमको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में हम इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं इनके नाम। तो सबसे पहला नाम हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट मार्क। नंबर फर्स्ट कौन सा मार्क होगा, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट मार्क हो जाएगा किसके अंदर, ट्रेड मार्क के अंदर, ठीक है ना। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट मार्क हो गया। नंबर सेकंड हो जाएगा सर्टिफिकेशन। नंबर सेकंड हो जाएगा सर्टिफिकेशन मार्क। नंबर थर्ड की बात करें, नंबर थर्ड होगा साउंड मार्क। नंबर थर्ड कौन सा मार्क होगा, साउंड मार्क। नंबर फोर्थ की बात करें, नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर कोलेक्टिव मार्क। नंबर फोर्थ होगा कौन सा मार्क, कोलेक्टिव मार्क। नंबर फिफ्थ की बात करें, नंबर फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पर शेप मार्क। कौन सा मार्क हो जाएगा, शेप मार्क हो जाएगा। नंबर 6 की बात करें, ये भी आप साथ साथ में याद करते चलना। नंबर 5 पर हो जाएगा कौन सा, शेप मार्क। और नंबर 6 पर हो जाएगा सर्विस मार्क। और नंबर 7 पर हो जाएगा हमारा कौन सा, नंबर 7 पर हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट मार्क होगा, सर्टिफिकेशन मार्क होगा, साउंड मार्क, कोलेक्टिव मार्क, शेप मार्क और सर्विस मार्क। और एक हो जाएगा इसके अंदर प्रोडक्ट मार्क। और एक हो जाएगा पी से, एक और हो जाएगा पी से, एक मिनट,
प्रोडक्ट मार्क, और एक हो जाएगा पैटर्न मार्क। कौन सा मार्क? पैटर्न मार्क। पैटर्न मार्क कौन सा हो जाएगा? पैटर्न मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7 तो इसके प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है? 7 प्रकार है। कौन कौन से? प्रोडक्ट मार्क, सर्टिफिकेशन मार्क, साउंड मार्क, कलेक्टिव मार्क और शेप मार्क और सर्विस मार्क और पैटर्न मार्क। अब ये इनके सबसे पहले हमको नाम पता होना चाहिए, ये सातों के साथ नाम आपको पता होना चाहिए। अब इनके अंदर चीज़ें हमें क्या क्या याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही बोल के। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मार्क। प्रोडक्ट मार्क को हम हिंदी में क्या नाम देते हैं? तो उत्पाद चिन्ह नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उत्पाद चिन्ह नाम देते हैं। और ये जो मार्क होता है ये किसके बारे में बताता है? तो ये किसी कोई भी उत्पाद है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में जो वो चिन्ह बताता है वो कौन बताता है? हमें प्रोडक्ट मार्क बताता है। यानी कि कोई भी उत्पाद है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है या कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे उसको बनाया गया, तो उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्रोडक्ट मार्क से मिलती है। तो इसके अंदर आप लिख लेना कि किसी उत्पाद की उत्पत्ति के बारे में हमें इसके बारे में पता चलता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और इसके अंदर याद रखना, जो प्रोडक्ट मार्क होता है इसके जो ट्रेड मार्क होता है इसके अंदर एक अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं और उस वर्ग के अंदर 1 से लेकर 34 तक के जो नंबर दिए जाते हैं वो नंबर प्रोडक्ट मार्क के अंदर दिए जाते हैं। 1 से लेकर 34 तक का जो नंबर दिया जाता है वो किसके अंदर दिया जाता है? प्रोडक्ट मार्क के अंदर ये नंबर दिया जाता है। ये 2 बातें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सर्टिफिकेशन मार्क। सर्टिफिकेशन मार्क क्या होता है? तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर उसका सर्टिफिकेट के बारे में उस यानी सर्टिफिकेट जिस प्रोडक्ट को हम परचेस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर एक सर्टिफिकेट लगा होता है। उस सर्टिफिकेट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें कौन कौन से गुणवत्ता होती है, उसकी विशिष्ट पहचान के बारे में लिखा हुआ होता है। तो जो सर्टिफिकेशन मार्क होता है ये हमें ये बताता है कि किसी उत्पाद की कितनी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें कितनी उसकी विशिष्टता है, उसके बारे में हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। और जनरली जो सर्टिफिकेशन जो मार्क होता है ये किसके ऊपर दिया जाता है? तो ये सर्टिफिकेशन मार्क जो भी खाद्य सामग्री होती है उसके ऊपर हमको सर्टिफिकेशन मार्क मिलता है। इसके अतिरिक्त जो भी खिलौने होते हैं उनके ऊपर सर्टिफिकेशन मार्क मिलता है। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उनके ऊपर हमको क्या मिलता है? सर्टिफिकेशन मार्क मिलता है। और जनरली हम कोई भी अगर खाद्य सामग्री परचेस करते हैं तो उसके ऊपर एक मेन्यू लिखा हुआ होता है और एक सर्टिफिकेट लगा होता है जिसके बारे में उस सर्टिफिकेट के अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिएंट कितना है, उसके अंदर कौन कौन से उसके अंदर साल्ट मिले हुए, वो सारी विटामिन क्या कितना होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन की जाती है। तो वो किसके अंदर आता है? हमारे सर्टिफिकेशन मार्क के अंदर आता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है साउंड मार्क। साउंड मार्क क्या होता है? तो ये जनरली हमारा जो खेल उद्योग होता है या मनोरंजन के जो भी संसाधन होते हैं तो उन मनोरंजन के जो भी संसाधन होते हैं और मनोरंजन के संसाधन भी अलग अलग होते हैं। किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को कबड्डी पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को टेबल टेनिस पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है। तो ये सभी के जो जितने भी खेल के जो साधन होते हैं इनमें विभेद करने के लिए जिस मार्क या जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो चिन्ह होता है कौन सा? साउंड मार्क, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, अगर हमें कोई भी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे हम बात करें IPL की जो ध्वनि होती है वो हम सभी ने सुन रखी है। अब और एक होता है जो कबड्डी की जो ध्वनि होती है, जो हम जैसे बात करें प्रो कबड्डी लीग चलता है उसकी एक धुन अलग होती है, IPL की धुन एक अलग होती है, T20 वर्ल्ड कप की धुन अलग होती है, बैडमिंटन की जो जब खेलते हैं तो उसकी धुन एक अलग होती है। और जब हमें ये ध्वनि सुनाई देती है तब हमारे माइंड में ऑटोमेटिक पता चल जाता है हमें कि क्रिकेट आने वाला है या फिर प्रो कबड्डी स्टार्ट होने वाला है, बैडमिंटन स्टार्ट होने वाला है। तो हम ये बता सकते हैं कि मनोरंजन के अंदर अगर हमें किसी भी चीज़ का विभेद करना होता है तो हम उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो साउंड मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? साउंड मार्क का प्रयोग करते हैं। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क का जो अर्थ होता है वो सामान्यतः चार्टर अकाउंटेंट से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? चार्टर अकाउंटेंट से लिया जाता है। आप क्या लेके याद रखना, कलेक्टिव मार्क के अंदर क्या याद रखना है हमको? तो क्या लेके चीज़ याद रखना आपको? चार्टर अकाउंटेंट याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं शेप मार्क। शेप मार्क का अर्थ क्या होता है? तो शेप मार्क का अर्थ होता है कि कोई भी उत्पाद होती है उसकी विशेष आकृति हो सकती है। जैसे हम बात करें जो कोका कोला जो पेय पदार्थ आता है उसकी विशेष आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति होती है वो बोतल, या हम कह सकते हैं बोतल की उसकी आकृति होती है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी किस प्रकार का आकार है वो हम किसके आधार पर पता कर सकते हैं? तो शेप मार्क के आधार पर पता कर सकते हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसके कोई किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है, हो सकता है बेलनाकार हो सकती है, हो सकता है शंक्वाकार हो सकती है, हो सकता है आयताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, किसी भी प्रकार की उसकी आकृति हो सकती है। तो वो डिपेंड करती है शेप मार्क का उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सर्विस मार्क। सर्विस मार्क की बात करें तो सर्विस मार्क किसके अंदर काम करता है या ये इसके साथ हम किसकी पहचान करते हैं? तो जो सर्विस सेक्टर होता है, जो एक प्रकार का सर्विस सेक्टर होता है जिसके अंदर कई सारी कंपनियां होती हैं। जैसे हम बात करें IT कंपनी, कई सारी IT कंपनी होती है और उनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो एक जैसा काम करते हैं, लेकिन अब उनमें भी हमें विभेद करना होता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो
कोई कौन सा एम्प्लॉय है जो किस ओनर के अंडर में काम कर रहा है, तो उसके बीच में अगर हमें विभेद करना होता है तो वो हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्विस मार्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सर्विस मार्क का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आईटी कंपनी कई सारी होती है और उनके अंदर हमें किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति किस ओनर के अंदर या किस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो वो हम सर्विस मार्क के द्वारा हम आसानी से उसको पता कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग आईटी कंपनियां होती है और उन अलग अलग आईटी कंपनी का अलग अलग अपनी पहचान होती है, अलग अलग उनका लोगो होता है, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बेस पर और अलग अलग उनका सर्विस करने का तरीका होता है, तो उसके बेस पर हम आसानी से सर्विस मार्क की सहायता से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आता है पैटर्न मार्क। पैटर्न मार्क क्या होता है, तो पैटर्न मार्क के अंदर हम यह देखते हैं कि जो ट्रेड मार्क हो रहा है, किसी भी चीज़ का अगर ट्रेड मार्क हो रहा है तो उसका कार्य करने की जो प्रणाली होती है वो पैटर्न या उसका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। उसके बेसिस पर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि किसका पैटर्न मार्क किस प्रकार का होता है, और उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये उस चीज़ के बारे में या उस प्रोडक्ट के हो सकती है या उस प्रोडक्ट की ये नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा पैटर्न मार्क। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रेड मार्क क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं। मैं प्रकार के एक बार नाम बता देता हूँ फटाफट आपको। पहला होता है इसके अंदर प्रोडक्ट मार्क होता है, दूसरा होता है सर्टिफिकेशन मार्क होता है पहला प्रोडक्ट मार्क, तीसरा सर्टिफिकेशन मार्क, तीसरा हो जाएगा हमारे साउंड मार्क, चौथा कलेक्टिव मार्क, पांचवा शेप मार्क, छठा सर्विस मार्क और नंबर 7वां हो जाएगा हमारे पैटर्न मार्क। इनके बारे में जो मैंने बताया है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना और इनको हो सके तो याद करने की कोशिश करना, लेकिन आपको नाम जरूर पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। अगर नाम पता होंगे, इनका अर्थ पता होंगे तो स्वतः आप ऑटोमेटिक इसके अंदर आप आसानी से चीज़ों को मेंशन करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये होता है हमारा पूरा ट्रेडमार्क कंप्लीट होता है। इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद होना चाहिए, और किस एक्ट के तहत काम करता है और किस मंत्रालय का दिन आता है यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेड सीक्रेट के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, ट्रेड मार्क कंप्लीट होता है, उसके बाद हम देखते हैं ट्रेड सीक्रेट के बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रेड मार्क क्या होता है। अब हम इसमें देखते हैं ट्रेड सीक्रेट। किसके बारे में देखते हैं, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको शब्दों को हम तोड़ देते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं व्यापार गोपनीयता। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो व्यापार गोपनीयता के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेड सीक्रेट का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। अगर आपको ये शब्द समझ में आ रहा है ट्रेड सीक्रेट, तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि ट्रेड सीक्रेट यानी कि व्यापार गोपनीयता, यानी कि हमें एक ऐसा अगर कोई भी किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा अगर एक कोई सा भी उत्पाद बनाया गया है और उस उत्पाद के बनाने की जो विधि है या उसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल प्रयोग में किया, मटेरियल यूज में लिया गया है, उसको हम पब्लिक किए हुए बिना ही उससे हम अगर आर्थिक लाभ प्राप्त करने लग जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। जैसे इसका ये सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा कोको कोला पेय पदार्थ होता है। कोको कोला होगा, पेप्सी होगा। ये जो कोको कोला और पेप्सी जो पेय पदार्थ हैं ये किससे बनते हैं, इसका फॉर्मूला अभी तक केवल विशेष लोगों को पता है या फिर जिन्होंने इनको बनाया उन्हीं को पता है, लेकिन इसका लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है और लोगों के द्वारा इसका उपभोग भी किया जा रहा है, और इससे कई हजारों करोड़ों रुपए जिसने भी इसको बनाया है उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है ना। तो हम किसी भी उत्पाद को किस प्रकार से बनाया गया है उसको पब्लिक किए बिना ही उसे हम आर्थिक सहायता या आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम नाम देते हैं ट्रेड सीक्रेट या व्यापार गोपनीयता, उसको नाम देते हैं। तो अब आइए इसका हम तथ्यात्मक जो थ्योरी है वो देख लेते हैं। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, तो किसी उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया को, किसी उत्पाद की जो निर्माण प्रक्रिया यानी कि उसको किस प्रकार से बनाया गया है, किसी उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया को सार्वजनिक किए बिना, सार्वजनिक यानी कि लोगों में लाए बिना, सार्वजनिक किए बिना ही उस उत्पाद से आर्थिक लाभ प्राप्त करना, उस उत्पाद से आर्थिक लाभ प्राप्त करना
करना क्या कहलाता है? ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। ठीक है ना। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन की किसी उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया। वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो सकता है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हो सकता है, किसी भी सेक्टर के अंदर हो सकता है। और उस प्रक्रिया को सार्वजनिक यानी कि लोगों के बीच में लाए बिना ही उससे क्या प्राप्त करना? आर्थिक लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है? हमारा ट्रेड सीक्रेट कहलाता है या व्यापार गोपनीयता कहलाता है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया गया और वो सार्वजनिक किए बिना ही उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर भी उसकी दो कंडीशन हो सकती है। नंबर फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए मैंने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को मैं खुद ना उस प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट को मैंने बनाया है उस प्रोडक्ट को हो सकता है या तो मैं किसी को बेच सकता हूँ, उससे भी मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। और हो सकता है जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं किसी को लाइसेंस दे दूँ और उस लाइसेंस के आधार पर वो आर्थिक सहायता वो खुद प्राप्त करेगा और उसमें मैं अपना परसेंटेज फिक्स कर लेता हूं कि मैंने अगर तुम्हें किसी को एक्स व्यक्ति को अगर लाइसेंस दिया है तो उस लाइसेंस के बेस पर मेरा उसमें 10% हिस्सा रहेगा। मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको केवल फॉर्मूला जो था मैंने बनाया था उसको उस प्रोसेस के बारे में बता दिया और उसके बदले में उसने मेरे को उसके अंदर फिक्स हिस्सा बता दिया कि आपका इसमें 50% हिस्सा रहेगा, 25% हिस्सा रहेगा, 60% हिस्सा रहेगा। तो उसके आधार पर भी मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? तो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो उत्पाद है उसको निर्माण प्रक्रिया को सार्वजनिक किए बिना अगर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता है वो दो तरीके से कर सकता है। किसके तरीके से कर सकता है? दो तरीके से कर सकता है। जो वो व्यक्ति आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता है वो आर्थिक लाभ कितने प्रकार से कर सकता है? दो प्रकार से कर सकता है। किसी भी उत्पाद का निर्माण प्रक्रिया को सार्वजनिक किए बिना ही कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहती है तो वो जनरली दो तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकती है। नंबर फर्स्ट क्या कर सकती है? तो नंबर फर्स्ट उसको क्या कर सकती है? जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उस प्रोडक्ट के जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी उस निर्माण की प्रक्रिया को हमने क्या कर दिया? सेल कर दिया, 500 करोड़ में बेच दिया, 1000 करोड़ के अंदर बेच दिया उसको। तो उससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा हो सकता है जो हमने नया प्रोडक्ट बनाया है उसकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी उस निर्माण की प्रक्रिया पर हम क्या दे देते हैं? लाइसेंस दे देते हैं। क्या प्राप्त किसी को हमने लाइसेंस दे दिया और इस जैसे ही किसी को हम लाइसेंस देते हैं तो उसके अंदर हमारा हिस्सा फिक्स हो जाता है। यानी कि हमने प्रोडक्ट हमारा था और उस प्रोडक्ट को हमने किसी को दिया है लाइसेंस के तौर पर तो उसके अंदर हमारा हिस्सा फिक्स हो जाता है। तो मान लीजिए हो सकता है वो हमारा हिस्सा 15% हो सकता है या फिर 25% हो सकता है। वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है और वो उसमें अपनी कितनी हिस्सेदारी रखना चाहता है। ठीक है ना। तो इन दोनों तरीके से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं या हम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और हमें इससे इनकम की प्राप्ति होती रहती है। ये होता है हमारा क्या? व्यापार सीक्रेट या व्यापार गोपनीयता या ट्रेड सीक्रेट होता है। ठीक है ना। जैसे हम इसके अंदर अब एग्जांपल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल हमें पता होना चाहिए। इसके एग्जांपल आप याद रखना। नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर पेप्सी हो जाएगा, पेप्सी हो जाएगा, कोका कोला, कोका कोला, पेप्सी हो जाएगा, कोका कोला हो गया। और कई सारे फास्ट फूड होते हैं जैसे हम बात करते हैं पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया आदि। ठीक है ना। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ये इनका जो ये प्रोडक्ट होते हैं इन प्रोडक्ट के बारे में जनरली किससे बनाए जाते हैं ये किसी को पता नहीं होता, या इसके अंदर जो फार्मूला जो यूज़ किया जाता है वो फार्मूला कुछ विशेष लोगों को ही पता होता है और इसके अलावा और किसी को पता नहीं होता। ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं पेप्सी, कोका कोला और ये जो पिज़्ज़ा और बर्गर होता है, पिज़्ज़ा और बर्गर तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पिज़्ज़ा और बर्गर तो आजकल छोटी मोटी टी स्टॉल जो स्टॉल होती है या जो शॉप होती है उन पर भी मिलने लगा है। तो इनके अंदर जो पिज़्ज़ा किस प्रकार से बनाया जाता है उनको मेथड तो पता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में कौन सा मटेरियल मिलाया जा रहा है ये हमको कभी नहीं बताया जाता है। यानी कि जैसे हमने कोई अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है या बर्गर ऑर्डर किया है तो अगर वो ऑर्डर करने वाला आता है तो उसके अंदर ये मेंशन जरूर रहता है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट कितना है और कौन सा मटेरियल के अंदर जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट मिलाया जाता है, फैट कितना है, इसके अंदर विटामिन कितना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जरूर मेंशन रहती है। लेकिन इसमें यह नहीं बताया जाता है कि इसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट कितना मिलाया है, 20% मिलाया है, प्रोटीन कितना मिलाया है, इसके अंदर ऑयल कितना मिलाया है, ये कभी नहीं बताया जाता है। इसके अंदर केवल हमें न्यूट्रिएंट वैल्यू या न्यूट्रिएंट का जो मान होता है वो बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट कितना मिलाया गया है वो कभी नहीं बताया जाता है। तो यही क्या कहलाता है? हमारा ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रेड सीक्रेट। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो कच्चा पदार्थ होता है जो इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मिलाया जा रहा है उसके बारे में कभी नहीं बताया जाता है और उससे हम क्या प्राप्त करने लग जाते हैं? आर्थिक लाभ प्राप्त करने लग जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड सीक्रेट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और पेप्सी और कोका कोला की भी यही कहानी है। पेप्सी और कोका कोला एक पेय पदार्थ होते हैं और ये किससे बनाए जाते हैं ये हमें कभी नहीं बताया जाता है। हालांकि इनकी जो बोतल आती है बोतल का ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है और उस स्टिकर के ऊपर उस सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि कोका कोला के अंदर कितने शुगर होती है, कितना इसके अंदर मिठास की मात्रा है, कितना इसके अंदर हमने पानी मिलाया है, इसके अंदर कौन सा केमिकल मिलाया गया है, उसकी क्वांटिटी जरूर लिखी होती है कि हमने 15% इसमें शुगर मिलाया है, 15% इसमें वो चीज़ मिला रखी
है, लेकिन इसके अंदर किस प्रोडक्ट से मिलकर इसको बनाया गया वो कभी नहीं बताया जाता, ठीक है ना। तो यही होता है ट्रेड सीक्रेट, व्यापार गोपनीयता। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं ट्रेड सीक्रेट के बारे में, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करता है और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। तो मैं इसको यही लिख देता हूँ, इसको 2 लाइनें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसके अंदर आ जाएगा ये किस एक्ट के अंदर कार्य करता है। तो जो ट्रेड सीक्रेट जो होता है ये ट्रेडमार्क एक्ट उसी के अंदर ये कार्य करता है, ठीक है ना। तो ट्रेड सीक्रेट किसके अंदर कार्य करता है, तो ट्रेडमार्क एक्ट। जो ट्रेड सीक्रेट जो है वो किसके अंदर कार्य करता है, तो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर ये कार्य करता है। और ये एक्ट कब आया था इंडिया के अंदर, तो 1999 में ये एक्ट आया था, ठीक है ना। किस एक्ट के तहत कार्य करता है, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत कार्य करता है। और किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो मंत्रालय सभी का सेम ही है, केवल एक का अलग हुआ था। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय का अधीन रहकर ये क्या करता है, कार्य करता है। ये हमको पता होना चाहिए। तो ये दोनों जो मंत्रालय और एक्ट हैं, ये एक्ट 3-4 में सेम है और ये मंत्रालय तो लगभग 4 या 5 के अंदर सेम है। बाकी एक के अंदर दूसरा मंत्रालय था और वो था कॉपीराइट के अंदर कौन सा था, मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय था। ये हमको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ में हमारा ट्रेड जो सीक्रेट वो कंप्लीट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आज हमने ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट के बारे में देखा। इसमें जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो न्यू टाइप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रेड सीक्रेट का अर्थ क्या होता है, ट्रेडमार्क का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ट्रेडमार्क पर टिप्पणी कीजिए और ट्रेडमार्क पर संक्षेप में विवरण कीजिए। तो ये प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट के अंदर क्या डिफरेंट है। तो मैंने जो आपको ये बताया है, इन दोनों में आप डिफरेंट करके आसानी से लिख सकते हो कि ट्रेडमार्क का अर्थ क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट का अर्थ क्या होता है, ये किस प्रकार से लागू होता है, या किस प्रकार से इसके अंदर चीज़ें फॉलो की जाती है। वो चीज़ों के बारे में आप आसानी से इसका प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हो। अगर इसी के साथ में हमारा ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट कंप्लीट होता है। इसमें छोटी छोटी अगर जो चीज़ें बच जाती है वो आप बुक में से देख लेना, बुक के अंदर इसको अच्छे से देगा। अगर आपको ये सेशन आज का पसंद आया है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।